तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएस क्यूब के इस नए सेशन में। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप सबको केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में बता दिया था कि रिएक्शंस किस तरह से ऑकर कर रही होती हैं, किस तरह से हम इक्वेशंस लिखते हैं। तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जैसे कि पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, कि जो एलिमेंट्स होंगे या जो भी कुछ होगा वो कंबाइन कर रहा होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं, मैंने आपको एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी लिया था, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बैलेंस करना सीखा था। तो अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा इसमें। क्या? मैंने रिएक्टेंट्स कौन कौन से लिए थे? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैंने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए थे और जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो राइट हैंड साइड में रिएक्ट करके बनता है। तो ये जो मैंने रिएक्टेंट्स लिए थे, जब इन दोनों ने रिएक्ट किया एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों ने क्या बन गए? ये दोनों बन गए मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये एक कंपाउंड बना। इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। आपने क्या देखा? यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स थे, लेकिन जब इन लोग का प्रोडक्ट बना तो वो क्या हो गया? दोनों आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पे Mg है, यहाँ पे O2 है, इन दोनों ने कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। समझ में आ रहा है? एक से ज़्यादा मल्टीपल रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने CaO प्लस H2O, तो इट गिव्स मी CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पे अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? यह है कैल्शियम ऑक्साइड। Ca किसका सिंबल होता है? कैल्शियम का। O किसका सिंबल होता है? ऑक्सीजन का। कैल्शियम और ऑक्साइड का कंपाउंड जो ये बना है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर से रिएक्ट किया, H2O क्या होता है? वाटर होता है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर से रिएक्ट किया तो इन दोनों ने कंबाइंड फॉर्म में क्या बना के दे दिया हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ क्या देख पा रहे हैं, कि यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग रिएक्टेंट्स थे, लेकिन दोनों ने कंबाइन करके क्या बना दिया? एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो इसी तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो इसके भी नाम से समझ में आ रहा है, डिकम्पोज मतलब टूटना, मतलब बिखरना। इसका मतलब पता क्या है? ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका उल्टा इसमें होता है, इसमें एक रिएक्टेंट मिलके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, वो आपको बेटर समझ में आएगा। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि FeSO4, इसको मैंने अगर हीट कर दिया तो इसने हमें दे दिया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ क्या देख पा रहे हैं? मेरे पास एक सिंगल मेरे पास एक यहाँ पे कंपाउंड था। क्या कंपाउंड था? FeSO4। यहाँ पे सिंगल कंपाउंड था मेरे पास, FeSO4। FeSO4 क्या होता है? Fe होता है आयरन का, SO4 किसको बोलते हैं? SO4 होता है सल्फेट, SO4 को हम लोग सल्फेट बोलते हैं। तो FeSO4 क्या बन गया? आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट को जब हमने हीट किया, यहाँ पे मैंने शो किया ना कि हीट किया है, तो जब मैंने FeSO4 को हीट किया तो उसने मुझे क्या दे दिया? Fe2O3। ये होता है ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है, फेरस ऑक्साइड होता है ये।
ठीक है, और ये हो गया SO2 और ये हो गया SO3। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ क्या नोटिस किया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक सिंगल मेरे पास रिएक्टेंट था, उसने रिएक्ट करके उसने हीट, उसको जब हमने हीट दिया तो वो टूट के 3 मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बदल गया। यानी कि एक पर्टिकुलर एक सिंगल रिएक्टेंट से मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक रिएक्टेंट से मुझे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल उल्टा है कि नहीं है कॉम्बिनेशन में? कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और वो हमें सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक काम करते हैं, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे कि मान लो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको भी जब मैंने हीट किया तो ये मुझे दे देता है 2Pb। मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ इसीलिए, तो ये हो जाएगा, सर मैं बैलेंस कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे साफ साफ, कि यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल कंपाउंड था PbNO3 होल ट्वाइस। ये PbNO3 होल ट्वाइस होता क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। Pb एक्चुअली में होता है लीड। Pb एक्चुअली में होता है लीड। ये जो है ये होता है लीड का सिंबल। लीड एक तरह का, लीड एक एलिमेंट होता है, ये लीड का सिंबल है। जो NO3 है, ये NO3 होता है, ये होता है नाइट्रेट, ये होता है नाइट्रेट। ठीक है, तो इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, लीड नाइट्रेट। ठीक है, ये कंपाउंड क्या होता है, लीड नाइट्रेट। अब जब लीड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो ये इसने क्या दे दिया हमें, PbO, यानी कि लीड ऑक्साइड, क्योंकि Pb क्या होता है, लीड और ऑक्सीजन होता है, तो लीड ऑक्साइड प्लस NO2 और N प्लस ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट ने हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 2 टाइप ऑफ रिएक्शन तो मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरे से पहले ना मैं आपको 2 एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 1.7 जो दे रखी है, आप उसे ज़रा ध्यान से देखिए। वो एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो एग्जाम की डायग्राम की सुंदरता को इग्नोर करते हुए थोड़ा बस आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो एक्टिविटी में क्या कह रहा है, एक्चुअली में एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने एक्टिविटी में एक बीकर में वाटर भरा, वाटर में हमने डाइल्यूट H2SO4 भी हमने यूज़ किया। उसमें हमने बहुत डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है, देखो कोई भी एसिड का डाइल्यूट का मतलब ये हो गया कि इसमें ना एसिड का कंसंट्रेशन कम है और वाटर उसमें ज़्यादा है, ये मतलब होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर है वो, लेकिन उसमें वाटर थोड़ा ज़्यादा है और डाइल्यूट और एसिड थोड़ा कम है। तो हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने वाटर भरा और उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला। अब हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, वाटर भरे हैं। ठीक है, वाटर भरा है इन दोनों टेस्ट ट्यूब में, और इसको हमने क्या किया, हमने एक्चुअली में नीचे से बीकर के नीचे 2 छोटे छोटे होल किए थे, और इनमें हमने जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये क्या है, ग्रेफाइट के रॉड है। ये हमने रॉड फिट किया और इन दोनों को हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब से क्या हो जाएगा, इसका एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा और एक साइड नेगेटिव हो जाएगा। जो पॉजिटिव एंड होता है उसे हम कहते हैं एनोड, जो नेगेटिव एंड होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ये हमने 9th में पढ़ा था। जो ये पॉजिटिव एंड होता है इसको हम कहते हैं एनोड और जो नेगेटिव एंड होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। तो हमने बैटरी से जब इन दोनों ग्रेफाइट रॉड क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि ग्रेफाइट जो है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड मैंने कनेक्ट किया है। अब क्या किया, जो मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे जिसमें मैंने पानी लिया था, उनको मैंने इन्वर्ट करके इन दोनों टेस्ट ट्यूब में फिट कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, इसके बाद मैंने इसको बैटरी को ऑन किया, ये स्विच ऑन किया, अब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसमें, थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे क्या देख रहा होता हूँ, इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में बबल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद आप जब उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो एनोड की दोनों में से जो एक तरफ है, जो ये कैथोड साइड है, कैथोड में जो बबल है, जो गैसेस हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं एज कम्पेयर टू एनोड में और कैथोड में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, जो ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है, एनोड में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है और कैथोड में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है। तो
कैथोड में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है वो डबल होती है ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको यहाँ पे इसका रीज़न देने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। तो ज़रा ध्यान से समझिए इसको। एक्चुअली में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो असल में क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, हम जब इसमें वाटर लेते हैं और हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम वाटर से पास करते हैं तो क्या होता है, ये टूटता है और ये टूट के क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जी हाँ, हमने इसका अपोजिट भी एक रिएक्शन देखा था जो मैंने आपको पीछे बताया था पिछले एक लेक्चर में, कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो वो H2O बनाते हैं वाटर। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। हमने जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जो वाटर है ना वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो जब H2O टूटा तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना। अच्छा पहले मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यानी कि बैलेंस हो चुका है। ये दोनों गैसेस हैं, ठीक है। और ये तो क्योंकि लिक्विड है, बताइए था ये तो वाटर होता है, ये लिक्विड है। अब ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला कि जो H2O है, H2O जब H2O का यानी कि वाटर का जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना। तो ऐसा होता है कि कैथोड में जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे कलेक्ट होती है, जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पे कलेक्ट होती है। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला कि जो कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और एनोड पे जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है उनका रेशियो 2:1 है। मतलब क्या, जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है कैथोड पे वो डबल द अमाउंट है द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट एनोड। अच्छा सबसे पहले ये समझिए ऑक्सीजन एनोड पे क्यों गया और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर ही क्यों गया। देखो जो कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। जो एनोड होता है और उसके कैथोड जो होता है वो होता है नेगेटिव, और जो एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव। अब ध्यान से समझो एक्चुअली में क्या होता है, ऑक्सीजन का हमें पता है ऑक्सीजन का पावर कितना होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -2। हाइड्रोजन का क्या होता है, वैसे हाइड्रोजन का +1 -1 दोनों हो सकता है, बट इस केस में हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन का -2, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से एनोड से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन का -2 चार्ज जो है वो पॉजिटिव एनोड से अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए जो एनोड पे है वहां पे, इसलिए जो एनोड पे हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन देखने को मिलता है। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके ऑक्सीजन को दे देता है, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। और क्योंकि वो पॉजिटिव बनता है और क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे चले जाता है। अच्छा तो आप इस बैलेंस इक्वेशन की मदद से आप देख पाएंगे एक चीज़, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब H2O टूटा, H2O टूट के क्या बना, हाइड्रोजन। H2 गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे देखने को मिले, जबकि ऑक्सीजन गैस के O2 गैस के सिर्फ 1 मॉलिक्यूल देखने को मिला हमें। हाइड्रोजन के हमें 2 मॉलिक्यूल देखने को मिले और ऑक्सीजन के हमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल देखने को मिले। इसी वजह से जब कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज होता है तो वो डबल अमाउंट का होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट एनोड। समझ में आ रहा है? आप एक और बेसिक उससे समझ सकते हैं, क्योंकि देखो H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है कितना होता है, रेशियो 2:1 का होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स वहाँ पे अटैच प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? इस वजह से जो हम जब हम यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कैथोड और एनोड पे, तो कैथोड पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन पे हमें 1 मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। अगर एक और बात समझने की कोशिश की जाए तो देखो आप इस इक्वेशन को देखकर ही समझ सकते हो। मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद मुझे एक चीज़ क्या दिख रहा है, मुझे एक चीज़ क्या देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन के यहाँ जब मैंने H2O को जब मैंने इलेक्ट्रोलाइज किया तो यहाँ पे H2 के मुझे 2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं बैलेंस करने के बाद, और ऑक्सीजन के मुझे अभी भी 1 मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तो रेशियो क्या बना दोनों का, 2:1। तो इसी चीज़ को अगर मैं आपको स्टेटमेंट के तौर पर समझाऊं तो
क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट एट कैथोड इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट एट एनोड, कि मतलब कैथोड पे जो गैस प्रेजेंट है उसका अमाउंट जो है वो डबल क्यों है एनोड पे प्रेजेंट गैस से। तो इसका क्या आंसर होगा कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म करके देता है। वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है 2:1। ऐसा क्यों होता है मैंने कोई बताया, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 होते हैं हमारे H2O में। जैसे H2O में देखो, H2O में हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो जब ये लोग टूट के हाइड्रोजन और जब वाटर जो है वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और इस वजह से जो गैस का अमाउंट होता है वो भी 2:1 के फॉर्म में होता है। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, फिर से वही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो H2O है वो टूट के H2 और O2 बनता है, दोनों को बैलेंस कर दे तो इधर 2 और इधर 2। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। जब ये H2O टूट कर H2 और O2 बना तो यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का मेरे पास सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे इस तरह का रेशियो में 2:1 का रेशियो देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन में से एक है ये। तो ये था हमारा एक्टिविटी 1.7। एक और एक्टिविटी मैं आपको समझाना चाहूँगा, एक्टिविटी 1.8, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी हमारे चैप्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में CBSE खासकर पूछती है, 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, एक्टिविटी 1.8 से पहले ज़रा अब आप क्या मुझे ये देख के बता सकते हैं कि ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट ने टूट कर क्या फॉर्म किया, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक रिएक्टेंट ने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करके दिया, तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है? ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले एक्टिविटी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1.8 में हमें क्या कह रहा है कि हमने एक चाइना डिश एक पर्टिकुलर छोटा सा एक बीकर टाइप होता है, जो छोटा सा एक प्लेट समथिंग होता है, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने सिल्वर क्लोराइड लिया। हमने उसमें क्या लिया? सिल्वर क्लोराइड लिया। एक्टिविटी 1.8 की बात कर रहा हूँ मैं, एक्टिविटी 1.8 की बात कर रहा हूँ मैं। हमने उसमें क्या यूज़ किया है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl। ठीक है, ये होता है क्योंकि इसमें जो ये Ag है ये होता है सिल्वर, इसमें जो ये Cl ये क्या होता है? क्लोराइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक्टिविटी 1.8 में क्या बोला गया है, हमने चाइना डिश में AgCl लिया है, सिल्वर क्लोराइड लिया है। हमने उसको थोड़ी देर के लिए सनलाइट में छोड़ दिया। सनलाइट में छोड़ने के बाद हम उसको क्या देख पा रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका कलर क्या होता है? वाइट। किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। जब हमने इसको सनलाइट में छोड़ा, जब हमने AgCl को सनलाइट में छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो हमने क्या देखा कि ये जो वाइट कलर का AgCl है ये अब ग्रे कलर का हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले बात तो हमें पता है, हमने एक चीज़ पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि ये एक तरीका है रिएक्शन की पहचान करने का, कलर देखकर। कलर अगर चेंज हुआ है इसका मतलब रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर AgCl का कलर वाइट से ग्रे हो गया, इसका मतलब वहाँ पे कुछ तो घपला है भैया, वहाँ पे पक्का रिएक्शन हुआ है, इसलिए वाइट से उसका कलर ग्रे हो गया। तो असल में वहाँ पे क्या हो रहा होता है एक्चुअली में, ध्यान से समझिए। वहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, जो AgCl था, जब हमने उसको रिएक्ट किया, जब हमने उसको सनलाइट में छोड़ दिया, उसको हमने किस में छोड़ दिया? सनलाइट में छोड़ दिया, तो वो क्या हुआ वहाँ पर उसने क्या फॉर्म कर दिया? Ag+Cl, दोनों टूट गए। ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है? AgCl, एक कंपाउंड टूट कर 2 कंपाउंड बन गया, 2 अलग अलग सब्सटेंसेस बन गया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2। अभी पूरा हो चुका बैलेंस। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो AgCl है, जब मैंने उसको सनलाइट में छोड़ दिया तो वो टूट कर Ag और Cl में कन्वर्ट हो गया। और ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरह एक और रिएक्शन होता है सिल्वर का एक रिएक्शन होता है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ।
2AgBr, ये मैं बैलेंस पहले ही कर देता हूँ इसको। यहाँ पे भी सेम मैंने सनलाइट यूज़ किया है, ये भी सेम क्या क्या देगा हमें 2Ag + Br। ये क्या होता है यहाँ पे जो ये हमें यहाँ पे जो हमें ये Br देखने को मिला, ये क्या होता है, ये होता है ब्रोमाइड, ये होता है ब्रोमाइड, ठीक है। और ये जो है ये किसका मैंने बताया, आपको मैं बता दिया है, ये होता है सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ, जो AgCl है जब हम उसको सनलाइट में छोड़ देते हैं तो वो Ag और Cl में टूट जाता है। उसी तरह जब हम AgBr को यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, इसको हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम लोग सनलाइट में छोड़ देते हैं तो हमें Ag और Br में टूट के दे देता है। ये भी किस टाइप का रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका पिछला वाला जो एक्टिविटी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखिएगा एक चीज़ और कि इसका एक एप्लीकेशन होता है जिसका हम पूछ लेते हैं। अब MCQ में से आप पूछ सकता है कि किस में काम आता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो हमने रिएक्शन देखा, ये रिएक्शन किस में काम आता है, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। समझ में आया, जो हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो कैमरास वगैरह होते हैं ना उसमें इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करके वो लोग फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ में आपसे पूछ सकता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको डिस्प्लेसमेंट से समझ में आ रहा होगा कि वो चेंजेस हो रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ पोजीशन का चेंज हो रहा होता है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में मान लो हमने किसी दो सब्सटेंस को हमने रिएक्ट कराया हो, उनमें से अगर कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को हटाकर उसकी जगह पे लग जाए, चिपक जाए, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया Zn + CuSO4 gives ZnSO4 + CO। तो अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिया जिंक, इसे ये क्या है, ये है जिंक, ये क्या है CuSO4। Cu क्या होता है, Cu होता है कॉपर, SO4 क्या होता है सल्फेट, Cu क्या होता है कॉपर और SO4 क्या होता है सल्फेट। तो एक पूरा क्या बन गया कॉपर सल्फेट। तो जब मैंने जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया तो उसने हमें क्या दे दिया ZnSO4। ये क्या होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या किया एक्चुअली में Zn और CuSO4 को जब हमने रिएक्ट कराया तो इस Zn ने क्या किया, इस Zn ने क्या बोला, इस Zn ने इस Cu को भगाया, यहाँ से Cu को भगाया और खुद यहाँ पे SO4 के साथ चिपक गया। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक बंदा समझ लो एक सब्सटेंस ने दूसरे सब्सटेंस को हटाया और उसकी जगह पे खुद लग गया और उसको अलग बाहर फेंक दिया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक और एग्जांपल ले, अगर मैं आपको इसी एक और एग्जांपल लेके सिखाऊं, तो एक मैंने ले लिया मान लो Pb क्या होता है लेड, अभी हमने पीछे देखा था, लेड + CuCl2, ये हमें क्या दे देता है PbCl2 + Cu। तो यहाँ पे भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्या देखने को मिल रही है, Pb ने क्या किया, इस लेड ने Cu को यहाँ से हटाया, Cu को यहाँ से हटाया और खुद Cl2 के साथ जाके चिपक गया। ये CuCl2 क्या है कॉपर, Cu होता है कॉपर, Cl2 होता है क्लोरीन, तो कॉपर क्लोराइड। ये होता है लेड जो पढ़ना चाहो आप इसे, ये भी एक टाइप का एलिमेंट होता है। तो लेड ने क्या किया, कॉपर को इसकी जगह से हटाया और खुद को Cl2 के साथ जाके चिपक गया, तो ये बन गया हमें। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको पता है क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में बोल सकता है पहचानने के लिए कि हाँ आप इस टाइप ऑफ रिएक्शन को पहचानिए आपको ये। और पता है एक क्वेश्चन होता है जिसमें ना लोग आपसे ये पूछ सकते हैं, आपको एक रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर करेगा, और इसको समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। और रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको अगले लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ताकि उसको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के याद कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली होता क्या है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब मान लो जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ना पोटेशियम होता है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम होता है सोडियम, उससे कम होता है कैल्शियम, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिएक्टिव होते हैं। उससे कम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट होता है पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव कौन सा होता है सोडियम। तो आपको ये सीरीज पहले याद करनी पड़ेगी, लेकिन
मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल ज़रूर दूंगा, ना समझ में अगले लेक्चर में मैं आपको एकदम अच्छे से रिएक्टिविटीज़ फ्रीज से बताने वाला हूँ, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल मैं आपको चौथा वाला आपको एक बार बता देता हूँ, चौथा रिएक्शन का टाइप भी बता देता हूँ और फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने आप लोगों ने अभी भी देखा, इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, खुद उसकी जगह पे चिपक जाता है और ये रिएक्शन ऑकर कर जाता है वहाँ पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मुझे एक चीज़ समझ में आ पा रहा है, यहाँ पे डबल यानी कि 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे होंगे, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं इस वाले रिएक्शन से। देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट जो है ना, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया Na2SO4 प्लस BaCl, इसको जब मैंने रिएक्ट कराया आपस में तो ये क्या बन जाता है, BaSO4 प्लस NaCl। इसको मैं कर देता हूँ फटाफट बैलेंस, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बता रहा था वहाँ पे क्या किया, Zn अकेला था, इसने क्या किया, देखा CuSO4 है, इसने क्या किया, Zn ने Cu को भगाया इसकी जगह से और खुद वहाँ पे जाके चिपक गया और ZnSO4 बन गया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसे कोई किसी का धोखा नहीं कर सकता। यहाँ पे असल में क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया, क्या किया इस यहाँ पे जो Na था, Na ने क्या किया, Na ने सोचा कि क्यों ना मैं Ba को भगाऊं इसकी जगह से और खुद जाके Cl से चिपक जाऊं। तो इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसने Ba क्या होता है, बेरियम होता है, ये क्या होता है, बेरियम होता है, ये बेरियम भी एक एलिमेंट होता है और ये Cl तो क्लोरीन होता है, तो बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट, Na होता है सोडियम, SO4 होता है सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे सोडियम फिर यहाँ पे सोडियम भी चालाकी करता है, सोडियम बोलता है कि भैया क्यों ना मैं एक काम करूँ, मेरे को यहाँ पे Na2SO4 में तो Na2SO4 के फॉर्म में हूँ, मैं एक काम करता हूँ इस BaCl में से Ba को भगा देता हूँ और खुद वहाँ पे जाके चिपक जाता हूँ Cl की जगह पे। लेकिन यहाँ पे Ba निकला डबल चालाक, उसने क्या सोचा, क्यों भाई तुम अपने आप को ज़्यादा चालाक समझते हो, मैं तुम मुझे धोखा देके Cl के साथ चिपक जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो Ba ने क्या किया कि बोला लो मैं भी SO4 के साथ जाके चिपक जाता हूँ। तो यहाँ पे Ba क्या किया, Ba ने खुद को SO4 से जाके चिपका लिया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पिछली जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे चिपक जाता था, तो और दूसरा एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट था वो अकेले पड़ गया। यहाँ पे असल में क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, मतलब Na ने सोडियम ने Ba की जगह ले ली, देखो यहाँ पे BaCl की जगह पे अब NaCl बना, यानी कि सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली। और बेरियम ने भी उल्टा चालाकी की, बेरियम ने क्या किया, उसने Na की जगह ले ली, उसने क्या किया, वो खुद Na की जगह पे चिपक गया। ओवरऑल अगर आप समझने की कोशिश करें इसको, तो असल में क्या होता है, मान लो एक है A एक है B, ए क्या किया, ए भाग के गया बी के घर पे, तो बी ने सोचा कि तू मेरा घर कब्जा आएगा, ठीक है मैं तेरे घर कब्जा लेता हूँ। तो ए ने बी का घर कब्जा कर लिया, तो बी ने ए का घर कब्जा कर लिया, दोनों एक दूसरे का डिस्प्लेस कर लिया, हो गया। तो यहाँ इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na ने क्या किया, Ba की जगह ले ली और Cl से चिपक गया, तो Ba ने क्या किया, Na की जगह ले ली और SO4 से जाके चिपक गया और ये में ये मिल गया। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये क्या है, ये होता है सोडियम क्लोराइड। ये बहुत ही कॉमन है, ये पता है कहाँ यूज होता है, NaCl पता है क्या है, ये हमारे घर का सॉल्ट है, हम जो घर में नमक खाते हैं ना, नमक, वो यही सॉल्ट होता है NaCl, ये हमारे घर का कॉमन सॉल्ट है, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। समझ में आया, ये हमारे घर में हम यही सॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में अभी भी कोई इश्यू हो रही है तो आप एक बार जाकर रिएक्टिविटी सीरीज देखिए। एक्चुअली में पता है क्या हो रहा होता है, देखो जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सोडियम। यानी कि इन सब में अगर देखो तो यहाँ पे सोडियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम जो है ना वो Ba को उसकी जगह से हटा पाया। अगर सोडियम जो है वो Ba से कम रिएक्टिव होता तो सोडियम जो है वो Ba को उसकी जगह से नहीं हटा पाता। समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो आप लेक्चर को फिर से देख सकते हैं। बाकी मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में और अच्छे से अगले लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल ये था आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो मैंने आपको 2 एक्टिविटी समझाई आप उसे भी एक बार बुक से ज़रूर रीड कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।